धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं एप्रोप्रिएशन बिल के अनुदान मांगों के संबंध में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं ऐसे समय में जब हम अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, तब पूरी दुनिया के विकासशील देश और विकसित देशों की, दोनों तरह के देशों की आर्थिक स्थिति टर्मोइल में है, कठिनाई में है। ऐसे समय में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कुशल और योग्य वित्त मंत्री के कुशल संचालन में भारत इस समय के कठिन परिस्थितियों में भी अपनी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत वृद्धि, निजी क्षेत्र पर कम कर्ज, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार के साथ बेहतर स्थिति में है। ऐसे में हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है ताकि विकास की गति को और तेज किया जा सके। महोदय, आज भारत विश्व का नेतृत्व तेजी से कर रहा है और नेतृत्व का आभास हमको होता है कि अभी भारत को G20 देश के अध्यक्ष का पद भी मिला है और G20 की जो समिट हिंदुस्तान में होने वाली है, उसमें हम किस प्रकार का भारत दुनिया को दिखाना चाहते हैं और किस प्रकार से भारत के 200 मीटिंग्स 56 शहरों में इस प्रकार के G20 की रचना भारत सरकार ने की है, जिससे दुनिया भारत को देखकर समझे और हम भी दुनिया को समझें। इसमें मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बात पर हमारे अपोजिशन बेंच के लोग भी भारत की एकता और सुदृढ़ता के लिए एक साथ खड़े होकर, भारत के साथ खड़े होकर G20 को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए और ग्लोरियस बनाया जाए, इसको करने के लिए हम खड़े हैं। धन्यवाद महोदय। हमने उन सरकारों को भी देखा है जब कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और नीचे 15 पैसा पहुंचता है, मतलब 85 पैसा कहां चला जाता है, किन अफसरों पर, किन नेताओं पर, किन व्यवस्थाओं पर जाता था, यह हम सब ने देखा है। कहने को छोटा लगता होगा, जब लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि देश में जनधन कानून लाए जाए, तो बड़े बड़े लोगों ने बहुत मजाक बनाने की कोशिश करी थी। और जब 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच में करीब करीब 30 करोड़ जनधन के खाते खुल गए और वो खाते गरीबों के खाते थे, आज वो 46 करोड़ है। वो गरीबों के खाते, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन दुनिया की हिस्ट्री में सारे दुनिया के अर्थशास्त्री चकित थे कि ऐसा इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इतने कम समय में भारत ने करके दिखाया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इस बात की कम से कम तारीफ करनी चाहिए। बात पहले जो हंसते थे, वो आज इस दुनिया के सारे दुनिया के लोग इसको आज बहुत बड़ा एक टूल मानते हैं। और कैसे मानते हैं? ये दूरदर्शिता है। प्रधानमंत्री ने जब जनधन कानून लाए, उसी के साथ साथ आधार को मजबूत किया, आधार लिंक सब व्यवस्थाएं की और मोबाइल को जोड़ा, तो जेम के माध्यम से आज डीबीटी, जिसके लिए जो सब आज डीबीटी, जिसके लिए द इकोनॉमिस्ट ने भी भारत की तारीफ करी है कि डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार हमारे गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उसमें 2,22,000 करोड़ रुपए जो छाजन में चले जाते थे, वो देश के विकास में लग रहे हैं, गरीबों के कल्याण में लग रहे हैं। ये दूरदर्शिता है। इस प्रकार से देश चलाया जाता है, इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, यह समझने की जरूरत है। महोदय, देश में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी थी, सेंट्रल हॉल में जब वो प्रधानमंत्री के दावेदार चुनकर आए थे, उन्होंने शपथ नहीं ली थी, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मेरी सरकार देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, किसान, महिला, बेरोजगार, इनको समर्पित सरकार होगी। और यही गरीब कल्याण है और यही अंत्योदय है, यही वैचारिक अधिष्ठान है। यही अपनी विचारधारा पर चलते हुए हमने अंत्योदय की चीज को पूरा करने का काम किया। गरीबी हटाने के नाम पर बहुत सरकारें आई, वोट लिए, सरकार बनाई, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, क्योंकि योजना ही नहीं लाए थे।
नरेंद्र मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने योजनाएं लाई, योजनाओं का क्रियान्वयन किया, उनकी मॉनिटरिंग की और उनके परिणाम भी देश के गरीबों ने देखे और उनके आशीर्वाद से फिर से 305 सीट लेकर गरीबों के आशीर्वाद से दोबारा सत्तासीन हुए। ये इस प्रकार से देश चलाया जाता है, ये वैचारिक अधिष्ठान को पूरा किया जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपना एप्रोप्रिएशन बिल रखते समय 3,25,756 करोड़ की अतिरिक्त धन की बात कही है, क्योंकि जो बजट में एस्टीमेट था वो देश के कल्याण में खर्च हुआ है। यह हर्ष के विषय है कि खर्च हुआ है। 2008-9 में जो लोग ये कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारे उधर के लोगों ने कहा 2008-9 में ये 2 बार सप्लीमेंट्री लाए थे और 20% पे लाए थे। तब की बात याद करें, ये किस प्रकार किस मुंह से कहते हैं कि हम बजट में सप्लीमेंट्री डिमांड्स क्यों लाते हैं। अरे हमने देश के लिए, गरीबों के लिए कल्याण का काम किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ जिस प्रकार वातावरण सारी दुनिया का बना है, हमने उससे डील करने का काम किया है। देश के गरीबों को कल्याण किस प्रकार से हो इसकी चिंता की है। 1,09,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर सब्सिडी पर जा रहा है, 1,09,000 करोड़ रुपया, और खाली यूरिया पर 80,000 करोड़ से ज्यादा रुपया गया है। और वो यूरिया जिसकी पहले कालाबाजारी होती थी आपके राज में, और सारा सदन जानता है कि किस प्रकार से जब फर्टिलाइजर बढ़ते थे तो लाठी मार होती थी, लाठी चार्ज होता था, किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिलती थी, डंडे मिलते थे। आज यूरिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूरी यूरिया नीम कोटेड की, उसके साथ साथ 266 रुपए पर जो 4,000 रुपए की यूरिया मिलती है, वो 266 पर आज भी सरकार किसानों को देने का काम कर रही है। ऐसे डीएपी 1,350 में दिया जा रहा है, जो कि 3,700 रुपए में मिलता है। इस प्रकार देश के किसान पर बोझ न पड़े। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कितनी भी कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन इसका बोझ देश के किसानों पर नहीं आने दिया जाएगा। देश के किसान की आमदनी कम नहीं होने दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी। और ये काम करने का काम किया, इसके लिए लाए हैं डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स। साथ साथ देश में महामारी आई तो कोविड का किस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ। मैं पेशे से डॉक्टर हूं जी, मैंने देखा है भारत में किस प्रकार के संसाधन थे। हम भारत में स्वास्थ्य की दृष्टि से दुनिया के समक्ष कहां नीचे पायदान पर खड़े थे, 100 से नीचे थे। और हमने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का संचालन किया, तो देश दुनिया की सभी रेटिंग एजेंसीज ने, चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, मोदी जी के संचालन की तारीफ की है और भूरी भूरी प्रशंसा की है। कम से कम उसमें तो साथ देते। लेकिन और उस समय स्पेनिश फ्लू आया था 1916-17 में, 5 करोड़ लोग मारे गए थे। जितने लोग बीमारी से नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोग भूखमरी से मरे थे। देश के प्रधानमंत्री ने दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जो परिस्थिति हो, मेरे देशवासी, मेरे भारतवासी भूखमरी से मरने नहीं दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने देने का काम किया। इसके लिए हम सब्सिडी लाए, इसके लिए हम डिमांड्स ऑफ ग्रांट लाए। इस पर भी आपको आपत्ति होती है। देश के गरीबों को अगर खाना जाएगा, देश के, ये छोटी बात नहीं है। अगर दुनिया के ही नहीं, भारत के भी तमाम लोग इस प्रकार के थे जो ये सोच रहे थे कि अब भारत का मैनेजमेंट कैसे होगा, भारत किस तरह से कोविड से निपटेगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। बहुत लोगों ने इधर उधर से चर्चाएं भी की, स्टेटमेंट भी दिए कि करोड़ों लोग मरने वाले हैं, करोड़ों लोग मरने वाले हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम किया, कोई भूखा ना सोने पाए। और साथ साथ वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की कि कहीं पे भी हो आप तो वहां से राशन मिल सकता है, जिससे कि देश का गरीब आदमी भूखमरी में ना जाए, देश का गरीब आदमी परेशानी में ना हो। इस बात की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने की। इसके लिए ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, इसका आप विरोध करते हैं, इसको आप इस पर सवाल खड़ा करते हैं, जबकि आपने 20% के 2 सप्लीमेंट्री गिलान 8 और 9 में लाई थी। महोदय,
तीसरी बड़ी बात, जो खर्चा जा रहा है वो पेट्रोलियम एंड गैस डिपार्टमेंट को जा रहा है, जिसमें उज्ज्वला योजना है। हर गरीब को 9 करोड़ से ज्यादा 9.5 करोड़ उज्ज्वला के खाते हैं जी, एलपीजी के कनेक्शन से, उनको हर एक को 200 रुपया पर सिलेंडर दिया जाता है, ये सब्सिडी दी जाती है। उन पर 8,000 रुपया करोड़ रुपया खर्च होना है। ये देश के गरीबों के काम आना है, ये कॉरपोरेट्स के काम नहीं आना है, ये देश के गरीबों के काम आना है। इसको काम देने का काम देश के वित्त मंत्री ने अनुदान मांगों के माध्यम से आपके सामने लाए। इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये विकास का काम है, ये कल्याण का काम है। अगला, रेलवे पर देश की वित्त मंत्री ने 12,000 करोड़ रुपया प्रावधान किया है रेलवे के लिए। रेलवे की व्यवस्था कैसी होती थी? अंग्रेजों के जमाने में रेट ऑफ रिटर्न पर रेलवे चलती थी और वही पॉलिसी चालू हुई। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रेल की ये पॉलिसी खत्म की कि रेल देश के कल्याण के लिए, देश के गरीबों के लिए है। रेट ऑफ रिटर्न आरआर से नहीं चलेगी, देश की आवश्यकताओं के अनुसार चलेगी, आम जनता की आवश्यकता के अनुसार चलेगी। इसलिए वित्त मंत्री ने 12,000 करोड़ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा और उसके ऊपर भी 10,000 करोड़ का और प्रावधान है। इस प्रकार रेल सामान्य व्यक्ति के काम में आने वाली जो जरूरत है उसको बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने, देश की वित्त मंत्री ने इस अनुदान मांगों के जरिए हमारे सामने रखा है। जो धन उपलब्ध कराने की बात है, बहुत बातें यहां पर इन्फ्लेशन की कही गई हैं और आज दुनिया की रेटिंग एजेंसीज में भारत की स्थिति क्या है। द इकोनॉमिस्ट कहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, बिकॉज ऑफ डीबीटी, बिकॉज ऑफ डिजिटल, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया के सब झंझावातों को झेलने की सामर्थ्य रखती है, एक्सटर्नल और स्पिल ओवर को झेलने की हिम्मत रखती है, सामर्थ्य रखती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत सही मायने में एक ब्राइट स्पॉट है इस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, दुनिया के पर्सपेक्टिव में। ये मेरी और आपकी रेटिंग नहीं है जी, ये दुनिया के इकोनॉमिस्ट, दुनिया के अखबार इस बात को कह रहे। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि भारत साउथ एशिया में लेंडर का काम करने वाला है। जो चाइना करता था, चाइना तो डिपेंडेंसी करता है, जिसको पैसा देता है उसको गोल्ड लेता है, जिसका पोर्ट बनाता है पोर्ट ले लेता है, जमीन घेर लेता है। भारत ने अगर श्रीलंका की मदद की है, नेपाल की मदद की है, बांग्लादेश की मदद की है, मालदीव की मदद की है, तो सहयोग और सहअस्तित्व के साथ की है। साउथ एशिया में भारत की इकोनॉमी रोबस्ट है, इसीलिए भारत लेंडर का काम कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एमडी है क्रिस्टेलिया जियोर्जीवा, इनका कहना है भारत इस अंधेरे छितित पर चमकता सितारा है। माननीय डॉक्टर अनिल जैन जी, बस मैं 1 मिनट में मैं एक बात, ये सब बात रख के, जो चिदम्बरम साहब ने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट 73 बिलियन डॉलर का है। चिदम्बरम साहब को ध्यान होगा कि जब अटल जी की सरकार गई थी तो चाइना के साथ फिस्कल डेफिसिट 1.49 का था, 1.49 बिलियन का। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। और जब इन्होंने सरकार छोड़ी तब 36 बिलियन का डेफिसिट था, अर्थात 2500% अधिक था। और अब हमने आज 73 है तो इनसे 100% अधिक है। इन्होंने 2500% अधिक किया और हमने केवल 100% पर रोका है, 100% पर रोका है। ये फिस्कल डेफिसिट है। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन की आखिरी बात करके मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। इन्फ्लेशन की आखिरी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नहीं, आप समय ले रहे हैं पार्टी का। 1966, 67, 83 इंदिरा जी के समय से लेकर और चिदम्बरम जी के समय 1990। मिस्टर अनिल जैन, प्लीज